दोस्तों, जब आप टीवी खोलते हैं या मोबाइल पर खबरें देखते हैं तो हर तरफ तबाही की तस्वीरें दिखाई देती हैं। मिडिल ईस्ट का इलाका मानो एक जलते हुए ज्वालामुखी में बदल चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ड्रोन हमले, बर्बाद होते शहर और डर का माहौल, यही खबरें हर जगह छाई हुई हैं। पश्चिमी मीडिया दिन रात इस आशंका को हवा दे रहा है कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर गंभीर असर पड़ेगा। जो देश खुद को सुपर पावर कहते हैं, वे भी इस ऊर्जा संकट के सामने असहाय नजर आ रहे हैं। हर तरफ बस यही चिंता है कि किसी तरह इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट में फंस सकती है, जहां से निकलना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन इस वैश्विक तनाव और डर के माहौल के बीच भारत के दक्षिणी हिस्से में एक शांत लेकिन क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है। एक ऐसी उपलब्धि जो दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकती है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो आने वाले कई 100 वर्षों तक देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे देखकर अमेरिका और चीन जैसे देश भी हैरान हैं। ये सफलता हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। उन्होंने असंभव लगने वाली तकनीक को हकीकत में बदल दिया है। दरअसल ये कोई आम पावर प्लांट नहीं है, बल्कि भारत के परमाणु कार्यक्रम की एक बड़ी छलांग है। देश ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसी जटिल तकनीक को सफलतापूर्वक अपने नियंत्रण में लिया है। ये वही तकनीक है जिसे विकसित करना दुनिया के कई बड़े देशों के लिए अब भी चुनौती बना हुआ है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को समझना आसान नहीं है। ये कोई साधारण बिजली बनाने वाला सिस्टम नहीं, बल्कि विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार है। इसे आसान भाषा में समझें। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डाला और सफर पर निकल पड़े। लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और टंकी चेक करते हैं तो उसमें पेट्रोल कम होने की बजाय 12 लीटर हो चुका होता है। यही इस तकनीक की खासियत है। ये जितना ईंधन इस्तेमाल करती है उससे ज्यादा ईंधन तैयार कर सकती है, और यही वजह है कि इसे ऊर्जा की भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। अब आप सोच रही होंगी, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। कोई मशीन जितना ईंधन इस्तेमाल करे उससे ज्यादा कैसे पैदा कर सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन असलियत इससे मिलती जुलती है, और यही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खासियत है। भारत के इस उन्नत परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन इस्तेमाल होता है, उसके उपयोग के बाद बचने वाले इस उन्नत परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन इस्तेमाल होता है, उसके उपयोग के बाद बचने वाले पदार्थ, जिन्हें आम भाषा में न्यूक्लियर वेस्ट कहा जाता है, को दोबारा प्रोसेस करके नए ईंधन में बदला जा सकता है। यानी ये तकनीक ईंधन का बेहतर उपयोग करती है और लंबे समय तक ऊर्जा पैदा करने में मदद करती है। यही कारण है कि इसे ब्रीडर कहा जाता है, क्योंकि ये इस्तेमाल के साथ साथ नए ईंधन के निर्माण की प्रक्रिया को भी सक्षम बनाता है। हालांकि इसे जितना खाए उससे ज्यादा उगले जैसे चमत्कार के रूप में समझना थोड़ा भ्रामक है। असल में ये एक जटिल परमाणु प्रक्रिया है, जिसमें सही परिस्थितियों में उपयोग किए गए पदार्थों को फिर से उपयोगी बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी चुनौती की, इसे सुरक्षित तरीके से ठंडा रखना। आम परमाणु रिएक्टरों में पानी का इस्तेमाल कूलिंग के लिए किया जाता है, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में तापमान और विकिरण का स्तर इतना अधिक होता है कि पानी पर्याप्त नहीं होता। इसलिए इसमें तरल सोडियम, लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है। तरल सोडियम एक प्रभावी कूलेंट है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं। ये हवा या पानी के संपर्क में आने पर तीव्र प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसे संभालने के लिए बेहद सख्त सुरक्षा मानकों और उन्नत इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। दुनिया के कई देशों जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और जापान ने इस तकनीक पर काम किया है। कुछ परियोजनाएं सफल रहीं, जबकि कुछ को सुरक्षा और लागत से जुड़ी चुनौतियों के कारण सीमित करना पड़ा। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी डिजाइन और सुरक्षा प्रणालियों को विकसित किया है। ये एक जटिल, सावधानी पूर्वक नियंत्रित तकनीक है, न कि कोई जोखिम भरा खेल। अब सबसे अहम सवाल, भारत को इस तकनीक की जरूरत क्यों है? इसका जवाब हमारी प्राकृतिक संसाधनों में छिपा है। भारत में यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, इसलिए हमें इसे आयात करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास थोरियम का विशाल भंडार मौजूद है, खास तौर पर दक्षिण भारत के समुद्री तटों पर।
थोरियम अपने आप में सीधे इस्तेमाल होने वाला ईंधन नहीं है। इसे उपयोगी परमाणु ईंधन में बदलने के लिए विशेष प्रकार की रिएक्टर तकनीक और प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, और यही वो जगह है जहां फास्ट ब्रीडर रिएक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उस ट्रिगर या कड़ी की तरह काम करता है जो थोरियम आधारित ईंधन चक्र को संभव बनाता है। भारत की परमाणु कार्यक्रम की जो 3 चरणीय रणनीति होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले प्रस्तावित की थी, ये रिएक्टर उसी का अहम हिस्सा है। खासकर दूसरा चरण, जो तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। सीधे शब्दों में कहीं तो ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा भविष्य की एक रणनीतिक कड़ी है, जो हमें लंबे समय में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है। जब ये रिएक्टर पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेगा, तो ये धीरे धीरे हमारे विशाल थोरियम भंडार को उपयोगी परमाणु ईंधन में बदलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। यही वो रणनीतिक पहलू है जो भारत की ऊर्जा नीति को लंबे समय के लिए मजबूत बना सकता है। हालांकि ये कहना कि इससे दूसरे देश घबरा गए या नींद उड़ गई, ये ज्यादा भावनात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण तरीका है। वास्तविकता ये है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता हर बड़ी देश का लक्ष्य होता है, और भारत भी उसी दिशा में काम कर रहा है। अगर भारत थोरियम आधारित ऊर्जा प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है, तो इससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरी तरह तेल या गैस की जरूरत खत्म हो जाएगी, लेकिन ऊर्जा के स्रोत अधिक विविध और सुरक्षित हो जाएंगे। इससे वैश्विक बाजार की उतार चढ़ाव का असर भी कम पड़ेगा। अब बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेल और डॉलर की भूमिका अहम रही है, और यूनाइटेड स्टेट्स की आर्थिक ताकत में इसका बड़ा योगदान है। लेकिन ये भी सच है कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और नई तकनीकों के कारण ऊर्जा का संतुलन धीरे धीरे बहुआयामी हो रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा मोड़ तब आया था जब पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1974 के बाद कई देशों ने उस पर तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उस समय भारत को परमाणु तकनीक और ईंधन तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हीं चुनौतियों ने देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी तकनीक विकसित करने पर जोर दिया। तमिलनाडु के कल्पक्कम में विकसित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसी लंबी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण तक बड़ी पैमाने पर स्वदेशी योगदान शामिल है। ये उपलब्धि निश्चित रूप से भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है, लेकिन इसे दुनिया को झटका या पूरी तरह निर्भरता खत्म जैसे दावों के साथ देखना थोड़ा सरलीकरण होगा। अब सवाल आता है, इसका आम लोगों पर क्या असर होगा? जब कहा जाता है कि इससे सैकड़ों वर्षों तक ऊर्जा मिल सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली पूरी तरह मुफ्त हो जाएगी। असल अर्थ ये है कि अगर थोरियम आधारित ऊर्जा चक्र सफलतापूर्वक स्थापित हो जाता है, तो बिजली उत्पादन की लागत लंबे समय में स्थिर और अपेक्षाकृत कम हो सकती है। इससे देश को सस्ती, भरोसेमंद और लंबे समय तक उपलब्ध ऊर्जा मिल सकती है, जो उद्योग, रोजगार और आम लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डाल सकती है। आज भारत के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि उद्योगों को चलाने के लिए बिजली अपेक्षाकृत महंगी पड़ती है। हम कोयला, तेल और गैस का एक हिस्सा बाहर से मंगाते हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर सीधे ट्रांसपोर्ट, खेती और रोजमर्रा की चीजों पर दिखता है। टमाटर से लेकर किराने तक सब महंगा हो जाता है। अब सोचिए, अगर आने वाले समय में हमारे पास लगातार और भरोसेमंद बेस लोड बिजली का स्रोत हो जो दिन रात बिना रुके काम करे, तो तस्वीर कितनी बदल सकती है। परमाणु ऊर्जा, खासकर थोरियम आधारित सिस्टम, इसी दिशा में एक संभावित समाधान माना जा रहा है। अगर ये तकनीक बड़ी स्तर पर सफल होती है और देश भर में ऐसे रिएक्टर स्थापित होते हैं, तो उद्योगों को स्थिर और अपेक्षाकृत सस्ती बिजली मिल सकती है। इससे उत्पादन लागत कम हो सकती है और भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में और मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है। हालांकि ये बदलाव रातों रात नहीं होगा। चीन की तरह मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनने के लिए सिर्फ सस्ती बिजली ही नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतियां और स्किल्ड वर्कफोर्स भी जरूरी होते हैं। लेकिन ऊर्जा की उपलब्धता इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है, और भारत उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। खेती के क्षेत्र में भी इसका असर दिख सकता है। अगर बिजली की सप्लाई ज्यादा स्थिर और सस्ती होती है, तो सिंचाई आसान हो सकती है और किसानों को कम कटौती का सामना करना पड़ेगा। अब बात पर्यावरण की। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन का बड़ा स्रोत है।
इसके मुकाबले परमाणु ऊर्जा कम कार्बन उत्सर्जन वाली होती है, इसलिए इसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके अपनी सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सवाल भी होते हैं, जिनका सावधानी से समाधान जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो अगर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खुद पूरा करने लगे तो आयात पर खर्च होने वाला पैसा देश के अंदर ही निवेश किया जा सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है और लंबे समय में विकास दर पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन पूरी तरह मुफ्त बिजली या दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन जाना जैसे दावे अभी भविष्य की संभावनाएं हैं, न कि तुरंत होने वाली हकीकत। इसके लिए बड़े निवेश, समय और लगातार तकनीकी प्रगति की जरूरत होगी। अंत में ये कहानी सिर्फ तकनीक या बिजली उत्पादन की नहीं है, ये उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत की भी है जिन्होंने वर्षों तक चुपचाप इस दिशा में काम किया। तमिलनाडु के कलपक्कम जैसे केंद्र इसी समर्पण की प्रतीक हैं। यहाँ काम करने वाले विशेषज्ञों ने जटिल चुनौतियों के बावजूद भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये रिएक्टर अपने आप में एक शुरुआत है, एक संकेत कि भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगे का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन अगर ये यात्रा सफल होती है तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। आज भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है वो एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र की कहानी कहता है। एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेने की क्षमता रखता है और चुनौतियों के बीच भी अपना रास्ता बनाना जानता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितताओं के दौर में भारत का ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ना सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने जैसा है, जहां ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन तीनों साथ चल सके। हालांकि पावर सेंटर पूरी तरह भारत की तरफ शिफ्ट हो गया जैसे दावे अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर साफ है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से निभा रहा है। ये उपलब्धि हमें ये भी याद दिलाती है कि बड़े बदलाव समय, निरंतर निवेश और सही नीतियों से आते हैं। अगर भारत इसी तरह विज्ञान, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देता रहा तो ऊर्जा के क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। सबसे अहम बात, ये सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की कहानी नहीं, बल्कि पूरी देश की सामूहिक प्रगति की दिशा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत आने वाली दशकों में ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के बड़े देशों के बराबर या उनसे आगे निकल सकता है? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर ये जानकारी आपको दिलचस्प लगी तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।